नमस्कार साथियों, रिस्पॉन्सिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के टॉपिक में मैंने क्लास 12 फिजिक्स के कुछ एमसीक्यूज़ लिए हैं जो आपके परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं और ये सारे के सारे एमसीक्यूज़ आपके पूछे गए हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। यहाँ पे यूपी बोर्ड है और साथ ही साथ में बिहार बोर्ड में भी ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड में आपका 70 मार्क्स का एमसीक्यूज़ ही आता है। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंटेंट है और एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। आपके एग्ज़ाम वाले एमसीक्यूज़ जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो साथियों, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ किसका प्रतिनिधित्व करती हैं? वैद्युत बल रेखाएँ, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसका प्रतिनिधित्व करती हैं? ऑप्शन नंबर यहाँ पे दे रखा है। ऑप्शन ए दे रखा है विद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत विभव, वैद्युत बल। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में चलती हैं, प्लस से धन से ऋण की ओर चलती, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन ऐसे। ठीक है, अगर वैद्युत बल रेखाएं हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में चलती, यानी अगर यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे माइनस चार्ज है, अगर मैं यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज ले लूँ, माइनस क्यू चार्ज ले लूँ, तो यहाँ से जो बल रेखाएं बनेंगी वो पॉजिटिव टू नेगेटिव बनेगी। तो एक्चुअली में ये क्या बता रही हैं? वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसका प्रतिनिधित्व करती हैं? तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा का प्रतिनिधित्व करती हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा साथियों। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे साथियों, यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस नियम से वैद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र का संबंध ज्ञात होता है? 1 सेकंड का टाइम लेंगे, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। हाँ, किस नियम से वैद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का संबंध ज्ञात होता है? वैद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का संबंध ज्ञात होता है किस नियम से? क्या ओम के नियम से? तो नहीं, ओम के नियम से नहीं होगा। क्या फैराडे के नियम से? ये भी नहीं होगा। बायो सेवर्ट के नियम से या फैराडे के द्वितीय? तो देखिए, फैराडे का द्वितीय नियम नहीं होगा, बायो सेवर्ट्स लॉ होगा। बायो सेवर्ट्स लॉ विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में एक संबंध बताता है। क्या बताता है कि कोई बायो सेवर्ट्स नियम होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि एक कोई धारावाही चालक है, धारा प्रवाही चालक है, यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर है। एक कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है। तो बायो सेवर्ट्स लॉ ये बताता है कि इसके चार करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है? एज अ मैग्नेट होता है, यानी कि अगर किसी चालक में अगर करंट फ्लो हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो मान ली यहाँ पे एक हमने करंट एलिमेंट डीएल लिया है और इस करंट एलिमेंट की डायरेक्शन हमेशा करंट के डायरेक्शन में होती है। तो इस करंट एलिमेंट से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, इस पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, अब यहाँ पे दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को लगा सकते हैं। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम क्या होता है? ये मेरा दाहिना हाथ है, तो ये अंगूठा जो है अगर करंट की डायरेक्शन को बता रहा है, तो ये जो रैपिंग है, ये घुमाव जो है, अंगुलियों की जो घुमाव है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं क्रॉस बना रहा हूँ, इसका मैग्नेटिक फील्ड ये पेपर में इनवर्ड जा रही है और डॉट मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही है। तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डीबी मैग्नेटिक फील्ड होता है। भाई क्या होता है? म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन का आर स्क्वायर। यही क्या है?
यही बायो-सेवर्ट्स का नियम है। तो बायो-सेवर्ट्स क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में एक संबंध स्थापित कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करता है। बिल्कुल, कई बार प्रश्न ये पूछा गया है कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो क्या लॉरेंज बल पर काम करता है। हाँ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है। लेंज का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे लेंस का फॉर्मूला क्या है साथियों, यहाँ पे टाइप नहीं हुआ है। तो लेंस का फॉर्मूला मैं बता दूं आपको साथियों क्या होता है। लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v माइनस का 1/u। v क्या होता है, लेंस से इमेज की दूरी, यानी लेंस से इमेज कितनी दूर बन रही है, प्रतिबिंब कितनी दूर बन रहा है। ठीक है, तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। u क्या है, लेंस से ऑब्जेक्ट की दूरी यानी वस्तु की दूरी, और f क्या है, फोकस है। तो ये लेंस फॉर्मूला होता है। दर्पण फॉर्मूले में यहाँ पे क्या हो जाता है भाई, प्लस हो जाता है मिरर फॉर्मूले में। हाँ, किस इकाई में धारिता मापी जाती है, किस इकाई में धारिता मापी जाती है। कूलम, फैरेड, हेनरी, वोल्ट। धारिता मतलब कैपेसिटर की धारिता, कैपेसिटेंस की बात कर रहा है। तो कैपेसिटेंस किस में नापा जाता है भाई साथियों, कैपेसिटेंस किस में नापा जाता है, एक मिनट। कैपेसिटेंस हम फैरेड में नापते हैं, धारिता किस में नापते हैं साथियों, फैरेड में नापते हैं। फिर यहाँ पे देखिए छठा प्रश्न है धारा की चुंबकीय क्षेत्र का मान किस पर निर्भर करता है। ठीक है, धारा का चुंबकीय क्षेत्र का मान किस पर निर्भर करता है, क्या धारा की दिशा पर, धारा की मात्रा पर, चालक की लंबाई पर, इन सभी पर। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र धारा की दिशा, धारा की मात्रा, चालक की लंबाई, सब पे निर्भर करता है। देखिए धारा के चुंबकीय क्षेत्र यानी dB क्या होता है साथियों, μ0/4π sin थीटा अपॉन का r²। बायोसेवर्ट्स लॉ से अभी मैंने आपको यही बताया है। तो यहाँ पे देखिए ये धारा की दिशा, धारा की मात्रा, चालक की लंबाई, ये सब सही है इन सभी पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रकाश का अपवर्तन किसका परिणाम है, प्रकाश का अपवर्तन किसका परिणाम है। प्रकाश का अपवर्तन, क्या दिशा, प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, एक बार आप समझेंगे कि जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती, मान लिया कि यहाँ पे क्या है, एयर है, यहाँ वायु है, और यहाँ क्या है, वाटर है, जल है। तो अब क्या हो रही है कि अगर लाइट यहाँ से यहाँ पे ये लाइट गई, ये आई, तो यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ होगा, और ये नॉर्मली क्या हो जाएगी, वेंड हो जाएगी वाटर की तरफ, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो वेग ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि वेग परिवर्तन हो रहा है, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। इसी के कारण क्या होता है भाई, अपवर्तन होता है, यानी रिफ्रैक्शन होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वेग परिवर्तन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। विद्युत धारा किसकी गति के कारण उत्पन्न होती है। तो आपको सभी को पता है विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गैसों का गतिक सिद्धांत किस पर आधारित है, गैसों का गतिक सिद्धांत किस पर आधारित है। तो गैस समीकरण, आइडियल गैस समीकरण पर आधारित है। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव किसके द्वारा उत्पन्न होता है साथियों, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव किसके द्वारा उत्पन्न होता है। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव किसके द्वारा उत्पन्न होता है। यहाँ पे आपने फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने पढ़ा होगा। तो ऐसा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होता है, जब विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। ठीक है, विद्युतीय चुंबकीय विकिरण का मतलब क्या है कि किसी भी चालक पर या मेटल सीट पर लाइट यूवी रेजेस पड़ती हैं तो वहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, है ना, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव किसके द्वारा उत्पन्न होता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है
साथियों फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, ये आपको फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का अवलोकन सबसे पहले किसने किया था? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का अवलोकन सबसे पहले किसने किया था? देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो प्रभाव है सबसे पहले वैसे तो आइंस्टाइन को इसमें नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है, लेकिन अवलोकन सबसे पहले किसने किया था? तो हर्ट्ज ने किया था। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अवलोकन करने वाले सबसे पहले कौन है? हर्ट्ज है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सी इकाई प्रयुक्त होती है? तो ध्वनि की तीव्रता साथियों या बच्चों, ठीक है, जो हमसे बड़े हैं वो साथियों हैं, जो हमसे छोटे हैं वो सब बच्चे हैं, ठीक है। तो बच्चों ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सी इकाई प्रयुक्त होती है? डेसिबल। बिल्कुल सही है, डेसिबल में हम नापते हैं। ध्वनि की तीव्रता किस में नापते हैं? डेसिबल में नापते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। साधारण लेंस में कौन सा गुण होता है? साधारण लेंस में कौन सा गुण होता है? तो लेंस में क्या होता है भाई? अपवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। द्रव्य के क्वांटम मॉडल का प्रस्ताव किसने दिया था? क्वांटम मॉडल का श्रोडिंगर ने दिया था। बिल्कुल सही है, द्रव्य के क्वांटम मॉडल का प्रस्ताव किसने दिया था? श्रोडिंगर ने दिया था। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को और किस नाम से जाना? जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, जड़त्व का नियम बोलते हैं। बिल्कुल सही है। 16वां प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 16वां प्रश्न देखेंगे बच्चों। चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है? तो साथ ही तो बच्चों इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई इकाई क्या है? एसआई यूनिट क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई यूनिट साथियों होता है टेस्ला। टेस्ला होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 17वां प्रश्न है हमारा। लेंस की फोकस दूरी नकारात्मक होती तो लेंस कौन सा है? देखिए एफ की वैल्यू इन्होंने पूछ रहे हैं कि लेंस की फोकस दूरी नकारात्मक यानी नेगेटिव है तो लेंस कौन सा होता है? अवतल लेंस होगा। बिल्कुल सही है, अवतल लेंस होगा। एफ की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है या नेगेटिव लेनी है तो अवतल लेंस होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वोल्टता किसका मापन करती है? तो विभवांतर का मापन करती है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 18वें का। 19वां प्रश्न है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं? देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पूछा जाए या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस उपकरण का उपयोग धारा नापने के लिए करते हैं? तो एमीटर का उपयोग करते हैं। बहुत सरल सरल क्वेश्चन है यहाँ पे। किस तत्व में अर्धचालन का गुण पाया जाता है? अर्धचालन का गुण किस में पाया जाता है? तो सेमीकंडक्टर होता है, सिलिकॉन होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। धारा के द्विध्रुवीयता के सिद्धांत की खोज किसने की थी? द्विध्रुवीयता के सिद्धांत, द्विध्रुवीयता का सिद्धांत किसने दिया था? तो द्विध्रुवीयता का सिद्धांत, धारा के द्विध्रुवीयता के सिद्धांत फैराडे ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। परमाणु में धनात्मक आवेश कहाँ स्थित होते हैं? परमाणु में धनात्मक यानी कि प्रोटॉन की बात कर रहा है तो प्रोटॉन कहाँ होते हैं भाई? नाभिक में होते हैं। 24वां प्रश्न है, यहाँ पे देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से जानी जाती है? बिल्कुल फ्लेमिंग का बाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से चुंबकीय क्षेत्र की फादर मदर चाइल्ड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स, ये अंगूठा फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट, ठीक है। यानी कि जो आपकी इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को और जो आपकी मिडिल फिंगर है वो करंट को बताती है। फ्लेमिंग बाएं हाथ का नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कहता है? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कहता है? प्रत्येक कण एक दूसरे को एक बल से आकर्षित करते हैं। F इजिकल टू क्या होता है भाई? G(m1)(m2) अपॉन का r²। 25वां प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 26वां प्रश्न यहाँ पे देख रहे हैं। परमाणु संख्या किससे संबंधित है? हाँ, परमाणु संख्या यानी जितने परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर किससे संबंधित है? प्रोटॉनों की संख्या से। परमाणु संख्या किससे संबंधित है? प्रोटॉनों की संख्या से। बिल्कुल सही है। फिर यहाँ आवेशित कणों के परावर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आवेशित कणों के परावर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं।
28वां हो जाएगा प्रकाश के वेग का मान वैक्यूम में कितना होता है। प्रकाश के वेग का मान, यहाँ पे देखिए ऑप्शंस गलत लिखे हुए हैं, मैं आपको बता दूं प्रकाश का वेग वैक्यूम में कितना होता है, v इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ये याद रखिएगा। 29वां प्रश्न है वोल्टता विभाजन नियम किससे संबंधित है। वोल्टता विभाजन नियम किससे संबंधित है। वोल्टता विभाजन नियम किससे संबंधित है, तो ये प्रतिरोध से संबंधित है। वोल्टता विभाजन नियम किससे संबंधित है, प्रतिरोध से संबंधित है। ध्वनि किस प्रकार की तरंग होती है, तो ये अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पे 30 मैंने प्रश्न आपको करवा दिए हैं, ऐसे ही मैं और प्रश्नों को लेके आऊँगा जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय।